हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। सी में है ऑक्सीडेशन अकर्स एट बोथ एनोड एंड कैथोड। डी में है रिडक्शन अकर्स एट बोथ एनोड एंड कैथोड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। अब देखिए यहाँ पर चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों सेल में एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, इसको ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि वोवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू। तो दोनों वोवेल साथ में देखिए ए और ओ, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और दोनों कॉन्सोनेंट 5 छोड़ के जितना है सब कॉन्सोनेंट है, तो सी के साथ आर है, मतलब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो आप लोग एकदम ध्यान में रख लीजिएगा कि चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा हमेशा और कैथोड पे रिडक्शन होगा हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है द सब्सटेंस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सब्सटेंस जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, डी नन है। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सब्सटेंस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और सॉल्यूशन जो यूज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ सब्सटेंस के बारे में पूछा है तो सब्सटेंस क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो थोड़ा देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कि वैसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर कैटायन और एनायन में टूट जाए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखिए NaCl को पानी में जब डालेंगे तो किसमें टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। देखिए ये कैटायन हो गया, जिस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज हो कैटायन और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो एनायन। तो वैसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर, वाटर में डालने पर वो डिसोसिएट हो जाए, वो टूट जाए कैटायन और एनायन में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट किस में यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, कि वैसा सब्सटेंस जो पानी में डालने पर कैटायन में नहीं टूटे, जैसे हो गया आपका शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ये सब पानी में डालने पर कैटायन में टूटता नहीं है, तो ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में है इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, मेटल से। ठीक है, मेटल से क्यों बना होता है, क्योंकि वो कंडक्टिंग होता है, उससे होकर करंट पास करता है। तो उसी सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, जिससे होके करंट पास करे, जिससे होके इलेक्ट्रॉन पास करे। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोड किससे मिलकर बना होगा, मेटल से। नॉन मेटल इसका आंसर नहीं होगा, मेटोलाइट भी नहीं होगा, और डी में नन है। तो इलेक्ट्रोड किससे मिलके, तो इलेक्ट्रोड किससे बना होता है, मेटल से। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो गया ए। अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच डिपॉजिट और लिबरेट्स एग्जैक्टली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज। ऑप्शन ए में है 1 एम्पियर, बी में 1 फैराडे, सी में 1 कूलम, डी में ऑल। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है तो उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज लगता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। फोर्थ नंबर का एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा यहाँ पर, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग ये पढ़े हैं, W=Fe। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग ये पढ़े हैं, W=Fe। अब देखिए यहाँ पर
अगर यदि F इज इक्वल टू 1 रख दें यहाँ पर तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, W इज इक्वल टू E। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 फैराड चार्ज, ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज से जो मास डिपॉजिट होता है उसी को क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट वेट। और जब इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस किससे डिपॉजिट हो रहा है, 1 फैराडे से। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 फैराडे चार्ज जब हम लोग दे रहे हैं तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को जब हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास जो डिपॉजिट होता है तो कितना चार्ज से, 1 फैराडे से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4th का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1 फैराडे इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, 1 फैराडे जो होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96487 कूलम। इसी को अप्रोक्स हम लोग लेते हैं 96500 कूलम। इस वैल्यू को एकदम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक 1 फैराडे में कितना कूलम होता है, 96500 कूलम। इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये 96500 कूलम या फिर 96500 कूलम, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 1 फैराडे है क्या। ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकता है कि डिफाइन 1 फैराडे, ठीक है। तो देखिए 1 फैराडे, तो 1 फैराडे ये तो हो गया क्या, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये यूनिट ऑफ चार्ज है। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। अब देखिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। आप लोगों को पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसलिए चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 6.022 × 10⁻23। 1 मोल में कितना स्पीसीज होता है, कितना पार्टिकल्स होता है, 6.022 × 10⁻23। कोई कोई बुक में देखिएगा 6.023, लेकिन NCERT का ये डाटा है, ठीक है। तो आप लोग यही डाटा दिमाग में रखिएगा, 6.022 × 10⁻23। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए चार्ज ऑन 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 × 10⁻23 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 96487, ठीक है। इसी को हम लोग अप्रोक्स कितना ले लेते हैं, 96500 कूलम। इसलिए 1 फैराडे में कितना हो गया, 96500 कूलम, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे, W इज इक्वल टू ZQ या फिर W इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू I × T कर दिए, ठीक है। ये Q हो गया चार्ज, I हो गया करंट, T हो गया टाइम। कोई भी दोनों फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। देखेंगे कि किसमें क्या दिया है। तो हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर W क्या हो गया, या M भी ले सकते हैं। W हो गया मास डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, I हो गया करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन इन एम्पियर, T हो गया टाइम इन सेकेंड, और Z जो है यहाँ पे Z को ही बोलते हैं ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको भी डिफाइन करने दे देता है कभी कभी कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला अगर दिमाग में है तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब मान लेते हैं, देखिए
W इज इक्वल टू जेड क्यू है। तो यहाँ पर अगर हम Q ले लेंगे 1 कूलम तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। Q अगर 1 कूलम ले लिए तो W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किए थे W इज इक्वल टू Fe में। तो यहाँ पर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं जेड को कि मास डिपॉजिटेड ऑन कैथोड बाय 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के द्वारा जितना मास डिपॉजिट होता है उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वहाँ पर हम लोग 1 फैराडे चार्ज, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़े थे क्या, 1 फैराडे चार्ज के द्वारा जितना मास डिपॉजिट होता है उसी को इक्विवेलेंट वेट या उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब 1 फैराडे चार्ज से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है मास किस पर, कैथोड पे। और 1 कूलम चार्ज से जो मास डिपॉजिट होता है उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देते हैं ECE। अब देखिए यहीं से हम लोग को इसको और दूसरे तरीके से भी थोड़ा देख लिए, दिमाग में आ गया इसलिए हम सोचा बता दें। इसको 1 कूलम चार्ज के द्वारा जितना मास डिपॉजिट हो गया उसको बोल दिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि जब यहाँ से भी देखिए, इसको यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, जब I ले लेंगे 1 एम्पियर और टाइम ले लेंगे 1 सेकेंड, तो जब 1 एम्पियर करंट को किसी सॉल्यूशन से 1 सेकंड के लिए पास कराएंगे, ठीक है, 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए पास कराएंगे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, तो जितना मास डिपॉजिट होगा उसको भी क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या सीधा बोल दीजिए, जब 1 कूलम चार्ज पास कराएंगे तो जितना मास डिपॉजिट होगा वो भी हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है क्या इसका यूनिट होगा। तो देखिए यहाँ पर W इज इक्वल टू जेड क्यू है, तो Z इज इक्वल टू W बाई क्यू बोल सकते हैं। और W को हम लोग किस में लिख सकते हैं, ग्राम में। ठीक है। और कूलम चार्ज का क्या आ जाएगा, कूलम। ठीक है, तो ग्राम पर कूलम, ये हो गया आंसर सी। ठीक है। अगर केजी पर कूलम रहता तो वो भी हो सकता था, मास को हम लोग केजी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, सी में है ग्राम पर कूलम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पर कूलम। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब एक बार समझ लीजिएगा, दिमाग से हटेगा नहीं, ये सब रटिएगा नहीं। ठीक है, नहीं तो आज रटिएगा कल साफ। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। ठीक है, तब यहाँ से अब देखिए एक क्वेश्चन में पूछ दिया रेजिस्टिविटी का यूनिट, किसी में पूछ सकता था कंडक्टिविटी। ठीक है, सेल कांस्टेंट, किसी का भी यूनिट। यहाँ तक क्वेश्चन हम बना दिए, तो यहाँ से हर एक तरह का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो सकता है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय ए। ठीक है, तो R क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस, रो हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी, और L बाय ए को क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए, इसका अगर रेजिस्टेंस का यूनिट पूछता तो इसका यूनिट क्या हो जाता, ओम। इस तरह होता है, या इसको इस तरह भी लिखा OHM, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देख लिए थोड़ा सेल कांस्टेंट अगर पूछता तो सेल कांस्टेंट हम लोग क्या जानते हैं, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट L बाई ए होता है। तो L को अगर दे देंगे मीटर, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर मीटर। सेल कांस्टेंट का यूनिट अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो यहाँ पर मीटर भी हो सकता है, पर सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है। रेजिस्टेंस पूछता तो ओम हो सकता है। ठीक है, या इसको OHM इस तरह भी लिखा हुआ रह सकता है। तो यहाँ से मेरा हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टिविटी। तो देखिए,
रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू देखिए तो R इंटू ए बाई एल हो सकता है, R इंटू ए बाई एल रेजिस्टिविटी यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए R का क्या हो गया ओम, और एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या हो गया मीटर, कट गया तो मेरा आंसर हो गया ओम मीटर। मतलब रेजिस्टिविटी, इसको रो को क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का मेरा यूनिट क्या आ गया ओम मीटर। अब देखेंगे कि ओम मीटर कहाँ है, तो ए में है आंसर। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ओम मीटर, जो कि ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, वो सब से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मिटा देते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई, आर हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी, एल बाई हो गया सेल कांस्टेंट। अब देखिए तो इसको थोड़ा इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, 1 बाय आर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 बाय रो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए बाय एल। तो 1 बाय आर यहाँ क्या लिख देंगे सी, अब 1 बाय रो क्या हो गया के इंटू ए बाय एल। तो सी क्या हो गया कंडक्टेंस, इसी को क्या बोल देते हैं कंडक्टेंस, इसको क्या बोल देते हैं कंडक्टिविटी, के को कंडक्टिविटी। ठीक है, और ए बाय एल को ऐसा कुछ नाम नहीं है, एल बाय ए हम लोग पढ़ चुके हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर पूछ देता कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय आर, तो इसका यूनिट निकालेंगे अगर दिए तो 1 बाय ओम, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स या पर ओम। ठीक है, तो कंडक्टेंस अगर यही क्वेश्चन रहता व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो क्या हो गया पर ओम या ओम इनवर्स, इस तरह भी लिखा सकता है ओम इनवर्स। इसी को क्या बोल देते हैं साइमेन, ध्यान रखिएगा, इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस का यूनिट हो गया पर ओम या फिर एस का पूरा नाम क्या हो गया साइमेन, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये भी क्वेश्चन अगर ये पूछेगा तो मेरा बन जाएगा। अब देखिए कंडक्टिविटी का पूछ देता, तो यहाँ पर देखिए के इज इक्वल टू कर दी करेंगे तो क्या आ जाएगा सी इंटू एल बाय ए, तो सी का क्या हो गया पर ओम। ठीक है, अब देखिए एल का मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर कट गया, तो इसका यूनिट हो गया पर ओम पर मीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट पूछता तो क्या हो जाता पर ओम पर मीटर। अब पर ओम को ही हम लोग यहाँ पर क्या देखिए पर ओम को ही क्या बोल दिए थे साइमेन, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं साइमेन पर मीटर। तो दोनों यूनिट ध्यान रखिएगा अगर दी कंडक्टिविटी जो कि जनरली पूछ देता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का अगर दी यूनिट पूछा तो पर ओम पर मीटर या फिर साइमेन पर मीटर, दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। ऑप्शन क्या है, ए में F2O, बी में Cl2O, सी में Na2O2, डी में Na2O। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पर देख लेते हैं सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। सबसे पहले कंपाउंड यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट में F2O, सेकंड में है Cl2O, थर्ड में है Na2O2 और फोर्थ में है Na2O। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर जितना रूल यूज होगा वो आप लोग को हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में क्या क्या रूल यूज होता है। तो फर्स्ट में क्या है F2O। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि फ्लोरीन और एल्युमिनियम, ठीक है, ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। फ्लोरीन का होता है ऑलवेज -1 और एल्युमिनियम का +3, कोई भी कंपाउंड में रहेगा। ठीक है, तो F2O में हम लोग F का पता है -1, F2 है तो -1 × 2 करेंगे और O का निकालना है, तो X मान लिया। टोटल कंपाउंड पर चार्ज कितना होता है 0, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर +2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना निकल गया +2। ठीक है, अब देखिए सेकंड में है Cl2O। तो जनरली यहाँ पर गलती क्या करता है लड़का लोग कि हेलोजन का पढ़ा रहता है कितना होता है -1, तो यहाँ निकालिएगा। यहाँ पर जैसे जनरली पढ़ा रहता है क्या हेलोजन का -1,
तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट कीजिएगा ऑक्सीजन का तो -1 × 2 और ऑक्सीजन का +x = 0, तो x = कितना हो जाएगा +2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का निकाल दीजिएगा +2, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हेलोजन भी है ऑक्सीजन भी है। ठीक है, जहाँ भी दो एलिमेंट से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पढ़े हैं, ये फोनकल BrICSPH, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन और सबसे कम हाइड्रोजन। तो देखिए तो ऑक्सीजन जो है, देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, क्लोरीन से। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को फिक्स कर देंगे। मतलब ऑक्सीडेशन का इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का -2। ठीक है, अब देखते हैं Na2O2 में, Na2O2 में ऑक्सीजन का कितना होगा। तो यहाँ पर Na है, सोडियम है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो इसका +1 फिक्स होता है। उसी तरह सेकेंड ग्रुप में ये हो गया अल्कली मेटल, सेकेंड होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, फिर क्या होता है रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इसका सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +2। तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा फिक्स होगा। तो देखिए यहाँ पर सोडियम का +1 × 2 और O2 है, मतलब O का अगर dx मानेंगे तो 2 × x 2x और टोटल पर चार्ज 0, तो 2x = कितना हो जाएगा उधर जाएगा -2, x = -2/2 तो -1। ठीक है, Na2O2 में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -1। इसमें देखते हैं सोडियम का फिर यहाँ फिक्स होगा तो 1 × 2 और +x, ऑक्सीजन एक ही है इसलिए x मानेंगे, यहाँ 2 O2 था इसलिए 2x माने थे, यहाँ टोटल पर चार्ज 0, x = कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है +2, तो आंसर क्या हो जाएगा F2O। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द कैटायन मूव्स टुवर्ड्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट से हम लोग करंट पास करते हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैटायन किधर मूव करता है। ठीक है, तो कैटायन देखिए कैथोड, इससे ध्यान रखना है, कैथोड के तरफ कैटायन मूव करेगा। यहीं पर अगर यदि क्वेश्चन रहता कि एनायन मूव्स टुवर्ड्स, एनायन किधर मूव कर रहा है, एन आयन एनोड से मिल रहा है तो आंसर क्या हो जाता है एनोड। तो एनोड के तरफ एनायन मूव करता है और कैथोड के तरफ कैटायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बोल यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, किसमें बोल रहा है ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हम लोग इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बढ़ेगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में है, फर्स्ट में ये रिएक्शन है VO2+ से V2O3, सेकंड में है CrO4 2- से Cr2O7 2-, थर्ड में है Na से Na+, और फोर्थ में है Zn2+ से Zn। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कौन है वेनेडियम। तो यहाँ पर V का पहले निकाल लेते हैं। देखिए VO2+ है तो इसका मान लेते हैं x, ऑक्सीजन का इन जनरल कितना -2 = चार्ज कितना है +2, तो x = कितना हो जाएगा +4, उधर जाएगा तो ये हो गया +4। अब V2O3 में देखिए यहीं पर निकालिए, यहाँ से करेंगे 2x, इसका निकाल रहे हैं -6 = 0, तो 2x = 6 और x = 6/2, तो कितना हो गया +3। तो 4 से +3 आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें वेनेडियम का रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है।
ऑक्सीडेशन नंबर 4 से 3 हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड में हम लोग देखते हैं, यहीं से निकाल लीजिए, देखिए CrO4 में Cr का कितना मान लिए x, और ऑक्सीजन का इन जनरल -2, तो -2 × 4 -8, और टोटल पर चार्ज कितना -2, तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो +6, मतलब यहाँ क्रोमियम का +6। यहाँ Cr2O7 2 - डाइक्रोमेटाइन में देख लेते हैं, क्रोमियम का निकाल रहे हैं, तो एक क्रोमियम का x 2 है तो 2x माइनस ऑक्सीजन का इन जनरल -2 14, और टोटल पर चार्ज -2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, x इक्वल टू 12/2 +6। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, यहाँ जो चार्ज चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए 0 से +1 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, +2 से 0 जा रहा है, ये रिडक्शन हो गया, तो इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसका सेकंड पार्ट जो है वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।